हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 1 फरवरी 2023 को। और इससे पहले हमने बहुत सारे पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। सी टेट के लगभग 10-12 के लगभग प्रीवियस पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सी टेट के प्रीवियस पेपर की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके भी 2015 से और 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी को देख सकते हो। 2023 के आपको कई सारे पेपर मिलेंगे और 24 का एक है डाला हुआ है मैंने, और 22 के भी कई सारे मिलेंगे, 21 के भी। तो इस तरह से आपको मिलेंगे। तो आप प्लीज क्लिक कर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप तक जितने भी पेपर कराए उन सभी को देख सकते हैं। और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई हैं ये सभी मैंने पढ़ाई हैं। एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है क्योंकि 6th, 7th और 8th क्लास की एनसीईआरटी से बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आता है। तो आपको ये सारी एनसीईआरटी अच्छे से करनी है। उसके लिए आप मेरी वीडियोस की हेल्प ले सकते हो और प्ले लिस्ट पर क्लिक कर आप देख सकते हो आपको जो भी क्लास की चैप्टर करना हो। और हर सब्जेक्ट के 2-2 प्ले लिस्ट हैं क्योंकि पहले मैंने किसी सब्जेक्ट की थ्योरी कराई है, फिर उसके क्वेश्चन आंसर कराए आपको आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। तो प्रीवियस पेपर से रिलेटेड ही क्वेश्चन बनाए गए हैं ताकि आपकी जो सी टेट क्वालिफाई करने में आसानी रहे। तो आप वहां से उन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है कोई बात नहीं है, आप क्वेश्चन आंसर तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट तो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, उसको जरूर देखना जिससे आपका सी टेट क्लियर बहुत आसानी से हो जाए। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये आया है आपका 6 क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 9 से। ठीक है, उस चैप्टर से आया है। अब देखते हैं क्या मतलब है इसका। पहला है मुख्य न्यायिक अधिकारी, दूसरा है मुख्य बैंकर, तीसरा है मुख्य व्यापारी और चौथा है मुख्य शिल्पकार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा, मुख्य शिल्पकार। ठीक है, देखो इस मैं आपको हर क्वेश्चन में ये प्रूफ दूंगी कि हर क्वेश्चन आपका कहां से आया है, एनसीईआरटी से आया है। एनसीईआरटी से बाहर आपका कुछ भी नहीं आया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, वे भुर्ज छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद को वैदिक प्रार्थनाएं या सूक्तियां लिखी गई हैं? यानी कि ये सीधे सीधे ये पूछ रहे हैं कि जो ताड़ वृक्ष के पत्तों पर जो पंडुलिपियां लिखी गई हैं वो वृक्ष कहाँ पाया गया है? ठीक है, उसका जो उल्लेख है आपका 6 क्लास की एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 में भी है, सॉरी 2 में भी है, और आपके चैप्टर नंबर 4 में भी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको, एनसीईआरटी को अच्छे से, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तभी आपका सीटेट क्लियर होगा। अब सीटेट का एग्जाम बहुत ज्यादा इजी नहीं आता है, बहुत टफ आता है। जो भी अभ्यर्थी, जो भी स्टूडेंट अच्छे से एनसीईआरटी करेंगे उनका ही क्लियर होगा। आप ऊपर से ऊपर कोई भी वीडियो देख लेंगे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अपना टाइम वेस्ट ना करके एनसीईआरटी को अच्छे से कीजिए। ए है, पहला है कश्मीर, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है बंगाल, चौथा है बिहार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा पहला, सॉरी 32 का जो सही आंसर हो जाएगा, हाँ वो हो जाएगा पहला, क्योंकि इन्होंने ये पूछा है कि भुज छाल कहाँ पाई गई है ना। तो ये जो पाई जाती है, ये जो वृक्ष है ये हिमालय में पाया जाता है, भुर्ज नाम का। ठीक है, भुर्ज नाम का जो वृक्ष है वो कहाँ पाया जाता है? हिमालय में। और कश्मीर क्या है? वो हिमालय में ही बसा हुआ है। ठीक है, हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है कश्मीर, वो कहाँ है? हिमालय में ही बसा हुआ है। ठीक है, देखिए अगर आपको गलतफहमी हो रही है कि हिमालय कोई एक बहुत ऊंची पहाड़ है या चोटी है, ऐसा कुछ नहीं है। हिमालय की बहुत सारी श्रेणियां हैं। ठीक है, बहुत सारे श्रेणियां में बना हुआ है हमारे कश्मीर से। और देखिए, मान लीजिए ये, एक मिनट, मान लीजिए ये आपका कश्मीर है, कश्मीर से आपका हिमालय स्टार्ट हो जाता है उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद आपका नेपाल, फिर नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम। ये सब होता हुआ आपका जो हिमालय है वो है। ठीक है, और देखो इस तरह से हिमालय की श्रेणी जो है वो फैली हुई है। ठीक है, मिजोरम तक। और हमारा जो पड़ोसी देश है कौन सा? म्यांमार, उसमें भी हिमालय की श्रेणियां हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के में जीवन के बारे में सूचित करती है? पहला है सिलाप्पा दिकारम, दूसरा है वेलियापति, चौथा है मणि मेखलाई, और सॉरी तीसरा है मणि मेखलाई, और चौथा है पेरियापुरम। तो ये तमिल के हैं इसलिए थोड़े नाम अटपटे हैं क्योंकि ये वहां की भाषा में ही लिखे गए हैं।
और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पेरियापुरम। जो कृति लिखी गई है वो किसके बारे में लिखी गई है? पुरुष और महिलाओं के सामान्य जीवन के बारे में लिखी गई है। ठीक है, और देखो इसे, ये जो आया है आपका, ये आया है 7th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 6 से, ईश्वर से अनुराग चैप्टर का नाम है, उससे आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ईश्वर से अनुराग, लिख लीजिए आप इसको। 7th क्लास की एनसीईआरटी है, ज्योग्राफी हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6। ऐसा शायद ही कोई प्रैक्टिस सेट रहा होगा जो ईश्वर से अनुराग से दो क्वेश्चन ना आए हो। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन हमेशा आते हैं इस चैप्टर से, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इतने सारे प्रैक्टिस सेट प्रीवियस पेपर करा दिए हैं, तो मुझे थोड़ा सा तजुर्बा है कि आती हैं। ठीक है, एक और काव्य के बारे में इसमें लिखा था, शिला अप्पादिकरम के बारे में जो लिखा हुआ है वो लिखा गया है, महाकाव्य लिखा है। जो इसके लिखने वाले हैं वो है इलांगो आदिगल। ठीक है, इलांगो आदिगल ने लिखा है, और ये प्रथम तमिल साहित्य माना जाता है। ठीक है, कौन सा साहित्य है? ये प्रथम है। और इसके जो लेखक हैं, इसके जो राइटर हैं वो है इंगलांगो आदिगल। ठीक है, ये आपकी बुक में ही लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो आप अच्छे से इनको देख लेना आंसर को। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए है खजुराहो, चंदेल, यानी कि ये बताया हुआ है कि ये जगह है और ये जो स्थान है ये उस समय किसने बनवाए थे और किसका शासन था उस टाइम पे, ऐसा आप बोल सकते हैं कि इनका जो निर्माण है ये किसने करवाया है, या फिर इस जगह पर किनका शासन था। ठीक है, एक ही बात है, जिसका शासन होगा वही वहां की चीजों का निर्माण कराएगा। तो पहला है खजुराहो चंदेल। तो खजुराहो में जितने भी मंदिर हैं या जो भी इमारतें हैं खजुराहो में, खजुराहो है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, खजुराहो में जो भी कुछ बना हुआ है वो सब बनवाया है चंदेल शासकों ने। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा सही, हमें देखना है गलत वाला। ठीक है, बी है एहोल। एहोल किसने बनवाया था? चालुक्य शासकों ने। ठीक है, और जो एहोल है वो है आपका कर्नाटक में। ठीक है, कहाँ है आपका? कर्नाटक में है ना। नेक्स्ट है आपका कांचीपुरम। कांचीपुरम किसने बनवाया था? पल्लव शासकों ने। ये है तमिलनाडु में वर्तमान में। ठीक है, आप ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है कौन कौन से राज्य में है, कौन कौन से में नहीं है। और देखो मैप लेके बैठा करो जब भी आप मेरी क्लास किया करो, चाहे एनसीईआरटी पढ़े आप मेरे से या फिर आप मेरे से सीटेट का कुछ भी पढ़े, तो प्लीज आपसे निवेदन है कि एक भारत का मैप लेके बैठे, एक वर्ल्ड मैप लेके बैठे। जैसे ही मैं प्रदेश का नाम लेती हूँ वैसे ही आपकी नजर उस मैप पर होनी चाहिए, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। ठीक है, लास्ट है आपका महाबलीपुरम। तो ये चोल शासकों ने बनवाया था, तो यही वाला गलत है क्योंकि ये चोल शासकों ने नहीं बनवाया था। महाबलीपुरम का जो चीजें हैं जितनी भी, वो किसने बनवाई है? वो बनवाई है पल्लव शासकों ने। ठीक है, और ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है, चोल नहीं है, क्या आएगा? इसका भी पल्लव शासक ही आएगा, और ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। एक मिनट, मेरा माउस थोड़ा सा बीमार हो गया है तो ठीक से काम नहीं कर रहा है, शायद इसको गर्मी लग गई है, इसको ठीक करवाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये जो दे रखे हैं 2-3 कथन, इनको पढ़ना है और हमें देखना है कि कौन सा इनमें से सही है। ठीक है, एक बार आप नजर मार लिया करो नीचे, मैं हमेशा आपको बताती हूँ, क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप जो नीचे आंसर दिए हुए हैं उन पर नजर मार लीजिए, ताकि आपको पता रहेगा कि आपको कितना इसमें से एलिमिनेट करना है, मतलब कौन सा इसमें से गलत होगा, कितने गलत होंगे। कई बार पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं 4 ऑप्शन होते हैं, नीचे आंसर में 2 ही 2 दे रखे हैं, तो आपको पता है ना कि 2 इसमें से गलत है, तो आप पहले से आप माइंड सेट करके चलिए कि हमें 2 इसमें से गलत करने हैं। ठीक है, तो उससे आपको पेडागोजी करने में भी बहुत हेल्प मिलेगी। साथ ही इस तरह के क्वेश्चन जब भी आप करते हैं तो एक बार नजर मार लीजिए। आप ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे नीचे तक, फिर पूरे ऑप्शन पढ़ लेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कि भाई इसमें से कौन सा सही होगा, फिर वो जब तक भूल जाते हैं कि पहले वाले कथन में क्या हुआ था, फिर उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। ऐसा नहीं करना है, शॉर्टकट तरीका अपनाना है। पहले नीचे की तरफ नजर मार लेना है कि क्या इन्होंने कितने आंसर सही होंगे, इसमें से तो 2 होंगे, ठीक है, या इसमें से 1 होगा, तो मतलब एक एक तो गलत है ही है, ये आप माइंड सेट लेके चलिए अपना। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये आया है आपका 8th क्लास की, एक मिनट, तवारीख वाला तो, हाँ, ये आया है आपका 7th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, चैप्टर 7th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 1 से आया है। ठीक है, तवारीख के बारे में उसमें ही दे रखा है। देखो तवारीख और सुनने में कुछ कुछ ऐसा नहीं लग रहा, तारीफ, तवारीख, तारीफ, एक जैसा सा लग रहा है ना।
तो पहले मैं आपको बता देती हूँ तवारीख क्या चीज होती है। तवारीख क्या होता था, जो सुल्तान होते थे दिल्ली सल्तनत में जिनका शासन होता था, वो क्या करते थे, जैसे आपने प्राचीन भारत पढ़ा होगा, मतलब भारत के पुराने राजाओं के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता था कि प्रशस्तियां लिखवाई जाती थी। ठीक है, 6 क्लास में ये आपने देखा होगा प्रशस्ति के बारे में। तो प्रशस्तियां लिखवाई जाती थी। वो प्रशस्ति क्या होती थी कि राजाओं के बारे में अच्छा अच्छा लिखा जाता था। ठीक है, राजा बहुत महान है, राजा के पास इतने घोड़े हैं, राजा ने इतने सारे युद्ध जीते, राजा ने ये काम किए, राजा ने इतना वो करवाया। जैसे आजकल भी सरकारें करवाती हैं, अपना एड चलाती हैं टीवी में, हमने इतना विकास कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, है ना। तो इस तरह से ही पहले राजा करते थे। राजाओं के यहाँ जो रहते थे ना, जो दरबारी रहते थे, वो राजाओं की प्रशंसा में प्रशस्तियां लिखते थे। ठीक है, वो राजा की अच्छी अच्छी चीजें लिखते थे उसमें। अब राजा उससे खुश होकर उनको इनाम देता था, तो उनको लिखने में भी मजा आ रहा है कि भाई जिस काम के पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, हमें क्या जा रहा है, 2-4 तारीफ और लिख दो इसमें। बिल्कुल वही चीजें सेम टू सेम जो दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में पहले होती थी, प्राचीन भारत के इतिहास में, वही चीज क्या थी मध्य भारत में। वो लोग क्या बोलते थे, उर्दू, मतलब उर्दू नहीं चलती थी, जब उर्दू तो बहुत बाद में आई है, मुगल काल में आई है उर्दू, मुगल काल के भी लास्ट में ही आई है उर्दू का विकास। पहले जो चलती थी वो चलती थी आपकी फारसी। ठीक है, फारसी, फारसी में जो शब्द है तवारीख, ठीक है, उसका क्या मतलब है, बिल्कुल सेम वही मतलब है कि जो उस समय दिल्ली सल्तनत में शहंशाह होता था, उसकी तारीफ में जो लोग अच्छा अच्छा लिखते थे, ठीक है, उसको बोलते थे तवारीख। ठीक है, आगे समझ में। यानी कि एक तरह से जो दिल्ली का सुल्तान होता था, उसके बारे में जो अच्छा अच्छा लिखेगा, अच्छा अच्छा लिखते थे, उसको क्या बोलते थे, तवारीख बोलते थे। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन ए है, तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था। देखो इसका आंसर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि ये ऑप्शन में भी होगा। उर्दू का विकास जब तक नहीं हुआ था, ठीक है, उर्दू जब तक भाषा नहीं थी, तब क्या चलता था, फारसी चलती थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, तो ये वाला तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, एक तो आपका पहले से गलत हो गया, हमें देखना है सही वाला। बी है आपका, बी है तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे। बिल्कुल सही है, नगरों में रहेंगे, राजा की राजधानी में रहेंगे, राजा के राज दरबारी थे। अब जहाँ राजा का राज दरबार होगा, वो तो शहर में ही होगा ना, गांव में थोड़ी ना रहेगा राजा के लिए बना के, शहरों में ही रहते थे, तो ये बिल्कुल सही है। और ये क्या होते थे, राजा के दरबारी होते थे। तीसरा है आपका सी, वे प्राय अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनके ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखते थे। बिल्कुल सही है। वो क्यों लिखते थे, ताकि वो अच्छा अच्छा लिखेंगे, शहंशाह खुश होगा, उनको पैसे देगा, ठीक है, असरफियां देगा, सोने की कुछ और चीज देगा जो भी उस समय चलती होगी, है ना। तो इस तरह की चीजों के लिए जो कुछ लोग थे वो तवारीख लिखते थे। ठीक है, तवारीख और प्रशस्ति में कोई अंतर नहीं है। जो प्राचीन भारत के लोग हैं वो संस्कृत में उनकी बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, तो वो लोग उसको प्रशस्ति बोलते हैं। और वहां जब दिल्ली सल्तनत में क्या चलता था, फारसी थी वहां के राज की भाषा, तो वहां पर क्या बोला गया, तवारीख बोला गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है, यानी कि कौन सी इनमें से रचना है जो सूरदास जी ने नहीं लिखी है। ठीक है, सीधा सीधा ये क्वेश्चन ये कह रहा है। और जो चैप्टर है वो 7th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से आया है, चैप्टर नंबर 6 से। और शायद ये जो चैप्टर का नाम है, इसका नाम ईश्वर से अनुराग है ना। तो ऑप्शन है पहला सूर सागर, तो सूर सागर ये सूरदास जी ने लिखी है। सूरावली भी लिखी है, अगर कोई हिंदी साहित्य से होंगे, मतलब हिंदी के से तैयारी कर रहे होंगे तो उनको पता होगा, ये इसने लिखी है, इन्होंने लिखी है सूरदास जी ने। साहित्य रत्ना ये नहीं लिखी है, और इसका जो सही आंसर है वो यही है। फोर्थ है साहित्य लहरी, तो लहरी भी सूरदास जी ने लिखी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित कथनों तथा कारण पर विचार करें तथा सही विकल्प चुने। अभिकथन है ए, 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। बिल्कुल सही है ये बात कि ऐसा हुआ था, है ना। और ये आया है 7th क्लास की जो हिस्ट्री एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 8 से आया है। ठीक है, बिल्कुल लास्ट चैप्टर है, और लास्ट चैप्टर में दिया हुआ है कि क्या हुआ। देखो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो औरंगजेब था उसके कई सारे बेटे थे, ठीक है। जब 1707 में उसकी मृत्यु हुई औरंगजेब की, तो जो उसके जितने भी उत्तराधिकारी थे यानी कि बेटे थे, उनमें मतभेद होने लगा कि भाई हमें भी चाहिए शासन, हमें भी चाहिए। देखो मुस्लिमों का शासन जो था वो कैसा होता था कि एक पिता है, उसके जितने भी पुत्र उन सब में डिवाइड होता था। ठीक है, जबकि हमारे यहाँ भारत की क्या परंपरा थी, जो प्राचीन भारत था आप देखेंगे उसमें क्या था कि जो राज का मालिक है
जो पिता है वो राज का मालिक होगा, पिता के बाद जो उसका सबसे बड़ा बेटा होगा वो, अगर उस बेटे की मृत्यु हो जाती है तो उससे जो जीवित है उनमें सबसे बड़ा जो होगा वो होगा। ठीक है, अगर आप बिल्कुल दक्षिण भारत की बात करें और आप विजयनगर साम्राज्य की बात करें, तो वहां पर क्या था, बहुत सारे राज्यों में क्या था कि अगर राजा की मृत्यु होगी तो राजा का भाई, ठीक है, राजा का भाई की मृत्यु होगी तो फिर उनमें से पुत्र देखा जाएगा कि कौन सा पुत्र बड़ा है उसको शासन मिलेगा। ठीक है, तो हमारे भारत में ऐसे नहीं होता था कि पिता की मृत्यु के बाद, यानी कि अगर राजा की मृत्यु हो जाए तो सारे भाइयों में बराबर बांट दिया जाए, ऐसा नहीं होता था। आप रामायण उठा लीजिए, महाभारत उठा लीजिए, किसी भी राजा की प्रॉपर्टी को बांटा नहीं गया है, बड़े पुत्र को आती थी और बड़े पुत्र पूरे राज्य का संचालन करता था। और अभी भी आप बहुत सारे घरों में देखोगे, अपने आपके घर में भी होगा, अगर कई सारे रहते होंगे घर में लोग, तो कोई एक ऐसा होगा भाई जिसके हाथ में पूरी चाबी बाबा दे देते हैं और बाबा के जाने के बाद वो पूरे घर का देख रेख वही करता है। ज्यादातर जो बड़ा बेटा होता है उसको ये जिम्मेदारी दी जाती है। ठीक है, मोस्टली बड़े बेटे को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई आप घर की जो शासन सत्ता है आप संभालोगे। तो इस तरह से हमारे भारत में चलता था पहले, लेकिन मुगलों में ऐसा नहीं था। ठीक है, जो तुर्क थे उनके यहाँ क्या था, जो तुर्की थे उनके यहाँ क्या था, और मंगोलियाओं में भी इस तरह की परंपराएं थी कि राजा की अगर मृत्यु होगी तो प्रॉपर्टी सब में बराबर बटेगी। अब औरंगजेब के कई सारे बेटे थे, औरंगजेब के सारे बेटों ने दावेदारी की भाई हमें भी चाहिए शासन इस तरह से, पिता की मृत्यु के बाद हम बनेंगे। अब सब में बट गया शासन। अब शासन जब बट गया तो शासन क्या हो गया, कमजोर पड़ गई। ठीक है, जो मुगल साम्राज्य था वो कमजोर पड़ गया क्योंकि सब अलग अलग शासन चला रहे हैं। अब मान लो एक एक जगह एक किचन में खाना बन रहा है 10 लोगों का, ठीक है, अब 10 लोग कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं बन रही, हम तो अलग अलग खाना बनाएंगे। तो फिर अलग अलग किचन में अलग अलग खाना बनेगा तो देखो खर्चा ज्यादा होगा। ठीक है, हर आदमी अपनी अपनी अलग अलग सब्जी बना रहा है, अलग अलग रोटी बन रही है, किसी के यहाँ कुछ बन रहा है, किसी के यहाँ पकवान बन रहा है, तो क्या होगा, खर्चा ज्यादा होगा। इसलिए बड़े बूढ़े क्या कहते हैं कि भाई साझे में रहो, एक मिलके इकट्ठा रहो, खर्चा कम होगा, तरक्की ज्यादा होगी। तो यही हुआ उनकी शासन सत्ता में कि जब भाइयों का बंटवारा हो गया तो जो मुगल साम्राज्य था वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया। अब जब मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी सूबेदार थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जमींदार थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इनके यहाँ राज्य में काम काज करते थे, जो राजदरबारी थे, उनके पास पैसा बढ़ गया। ठीक है, वो कई पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जिसकी सरकारी नौकरी हो उसकी तो मतलब उसके घर आप जाके देखिए बिल्कुल समृद्ध मिलेगा उसका घर। तो वो लोग हो गए शक्तिशाली। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहीं ना कहीं राजाओं को दबाने की कोशिश करी, यानी कि जो औरंगजेब की जो बेटे थे उनको दबा के और अपनी शक्तियां दिखाने लगे। और इससे ही बहुत सारे जो राजा थे छोटे छोटे, जो रियासतें थी वो उभर कर आई। ठीक है, और अगर हम माने कि मुगल काल का जो पतन है वो कहां से शुरू हुआ था, तो औरंगजेब के काल से ही शुरू हो गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पहला तो ऑप्शन आपका सही हो गया, अभिकथन सही हो गया। कारण क्या है, आज मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदार और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल कर ली थी। तो बिल्कुल सही है, और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। पतन के क्या कारण थे, यही कारण थे ना कि जो जमींदार थे उस टाइम पे और जो भी मतलब राज दरबारी थे वो क्या उनके पास काफी पैसा था, ताकत थी, उनको पता था कि शासन व्यवस्था कैसे चलती है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी थे उनके यहाँ पर सूबेदार। अब उनको पता थी तो उन्होंने क्या किया, राजाओं से वो अपना पृथक काम करने लगे। ठीक है, और राजस्थान के भी कई सारे ऐसे राजा थे जो बाद में जो मतलब जो वो था अकबर के समय में वो मिल गए थे मुगल साम्राज्य में, और फिर वो बाद में जैसे उनको लगने लगा कि हाँ भाई ये मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा है, तो उन्होंने दोबारा से अपना जो राज्य थे वो स्वतंत्र कर लिए थे। ठीक है, और इस चैप्टर में बहुत कुछ दिया हुआ है, आप इसको पढ़ के देखना, लास्ट चैप्टर है 7th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। किस क्षेत्र में भूमि स्वामियों को बेल्लार कहा, एक मिनट, बेल्लार कहा जाता था? तो पहला है महाराष्ट्र क्षेत्र, दूसरा है तमिल क्षेत्र, और तीसरा है पंजाब क्षेत्र, चौथा है बंगाल क्षेत्र। अब देखो नाम से ही नहीं लग रहा कुछ अलग सा नाम है ना? तो देखो तुक्का लगाने के लिए भी देख लेना कि अगर संस्कृत वाले नाम है, ठीक है, संस्कृत भाषा के नाम है तो उत्तर भारत के होंगे। ठीक है, अगर कुछ अलग सी भाषा के नाम है जो आपको बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रहे, समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा, तो वो होंगे दक्षिण भारत के। ठीक है, और जो मेनली इतिहास लिखा हुआ है एनसीईआरटी में वो तमिल राज्य से है। ठीक है, ज्यादातर जो इतिहास है वो तमिल राज्य से है, और जो चेल चोर पांडे जो भी जितनी भी सारी चीजें वो ज्यादातर तमिल राज्य की है। तो तुक्का लगाने में थोड़ी सी देख लेना कि कौन सा है। देखो पंजाब का बहुत ज्यादा कोई इतिहास नहीं है, अगर हम देखें मध्यकाल का या उसका प्राचीन भारत का बहुत ज्यादा नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है होगा
ठीक है, वहां पे भी उस समय समकालीन राजा होंगे, लेकिन एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है ना, महाराष्ट्र का बहुत ज्यादा जिक्र है। ठीक है, मराठा जब आए थे, महाराष्ट्र का केवल जब ही जिक्र किया गया है, मराठा शिवाजी वगैरह जब थे उनके समय में ही इनका ज्यादा जिक्र किया गया है मराठाओं का। नहीं तो एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा आपका तमिल, चेर चोर पांडे यहाँ पर ही थे, दक्षिण भारत में, इसका ही ज्यादा जिक्र दिया गया है। ठीक है, और दिल्ली का ज्यादा जिक्र दिया गया है। तो तुक्का थोड़ा मतलब आपको पता होना चाहिए तुक्का मारने के लिए। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 कथन है ए तथा बी को पढ़ें तथा सही विकल्प चुने। ए है राजा राममोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। देखो, कई लोग ये मानते हैं कि जो कुछ जातियों पे अत्याचार हुए वो कहीं ना कहीं इसलिए हुए कि क्योंकि जो ब्राह्मण थे या जो कुछ ऊंची जाति के लोग थे वो उनको दबाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहती हूँ, जो राजा राम मोहन राय थे या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऊंची जाति के थे, उसके बाद भी जो जिन लोगों को हाशियाकरण पर लोग लेके आए थे या जिन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा था उनके साथ सपोर्ट में खड़े थे। ठीक है, कुछ लोग खड़े हुए थे। देखो, जिसमें से ये है राजा राम मोहन राय है, दयानंद सरस्वती हैं, बहुत सारे हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, है ना, और रमाबाई हैं, बहुत सारे हैं। और देखो, मोहनदास करमचंद गांधी हैं, नेहरू जी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पुरानी कुरीतियों को खत्म करना चाहते थे, पक्षपात को खत्म करना चाहते थे, छुआछूत को खत्म करना चाहते थे। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आप भारत के नागरिक हैं, भारत में आप सभी को अपने बहन भाई की तरह समझें, एक दूसरे के ऊपर छीटाकसी ना करें। ठीक है, इससे समाज का और मेन आपका जो भारत है उसका माहौल खराब होता है। ठीक है, तो बुरे लोग हर जाति में, हर समुदाय में मिलेंगे, पहले भी थे, अब भी थे, आगे भी रहेंगे। लेकिन आप हमेशा ऐसे मत बोला करो। मैंने देखा है और फेसबुक पे इस तरह की पोस्ट आती हैं, उस पर इतने इतने लाइक होते हैं कि इन लोगों ने हमारे साथ इतना अत्याचार किया है, या कुछ लोग कहते हैं कि इन लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की है। ठीक है, संविधान के हिसाब से इनको ज्यादा छूट मिली हुई है, हमको कम छूट मिली हुई है। आपस में इस तरह की चीजें मत करो। भारत सबका है, भारत का माहौल खराब होगा आपके घर में। इस मतलब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये ऐसा नहीं है देश की प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम है, आपकी निजी प्रॉब्लम है। ठीक है, जो भी अगर आपके देश पर आंच आएगी तो आपके घर पे भी आंच आएगी। ऐसा नहीं है कि आप सुरक्षित रहोगे और देश असुरक्षित रहेगा। तो ठीक है, आप देश से हो, आप भारत से हो, अगर भारत सुरक्षित, आप सुरक्षित, भारत में अमन चैन, आपके घर में अमन चैन, तो चीजों को खराब करने की कोशिश मत करो। किसी भी जाति, किसी भी समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है तो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखिए। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर छीटाकसी मत कीजिए, 50-100 साल पुरानी बातों को उखाड़ उखाड़ के मत लेके आइए। कुछ जो टीवी पर या सोशल मीडिया पे पोस्ट चल रही है वो अपने व्यू के चक्कर में कर रहे हैं, अपने पैसे कमाने के चक्कर में कर रहे हैं। तुम लोग आपस में मत लड़ो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बी। कथन है सुधारकों का विचार था कि इस तरह से परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वह पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाएं। बिल्कुल सही बात है। और बहुत सारे इन्होंने, राजा राम मोहन राय जो थे, इन्होंने बाल विवाह और ये जो विधवा विवाह, इन सब की घोर निंदा की थी। ठीक है, ये राजा राम मोहन राय पक्षधर थे कि भाई महिलाओं को पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म की महिला है ना। तो ये सबके लिए काम कर रहे थे और ये समाज सुधारक थे। ये पूरी लाइन टू लाइन आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। और ये है आपका 8th क्लास की एनसीईआरटी, चैप्टर नंबर 7। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो 7th क्लास की एनसीईआरटी में ईश्वर से अनुराग चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है, और 8th क्लास की एनसीईआरटी में ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी करेक्टर दिए हुए हैं उन सब ने समाज के लिए, भारत के लिए बहुत ज्यादा काम किया है, और सबको बहुत इत्मीनान से आप पढ़ना। एक दो क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, पूर्व मद्रास यानी चेन्नई में स्थापित वेद समाज प्रेरित था। पहला है प्रार्थना समाज द्वारा, दूसरा है आर्य समाज द्वारा, तीसरा है ब्रह्म समाज द्वारा, चौथा है यंग बंगाल आंदोलन द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा। और ये आया है आपका 8th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 7 से। देखिए, ये जो सॉरी, यंग बंगाल नहीं है इसका, सॉरी गलती से लग गया है, इसका था आपका ब्रह्म समाज। देखिए, इसका ब्रह्म समाज था। ये जो वेद समाज जो प्रेरित था, देखो हुआ क्या था कि ब्रह्म समाज में बहुत सारे थे। और ये जो आपके अभी मैंने आपको बताया, ये जो राजा राम मोहन राय थे ये भी थे इसमें, ब्रह्म समाज में ही। ठीक है, और ये एक थे इसमें केशव चंद्र, एक मिनट, सॉरी क्या नाम था उनका,
मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है बार बार, केशव, शायद केशव नाम था, ठीक है, केशव थे। और उन्होंने क्या किया था, वो इस समाज के थे। अब जो उस समय जो ब्रह्म समाज था, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि भाई ये बाल विवाह ना, ये रोका जाना चाहिए, ये जो बाल विवाह की चीजें हैं ये सही नहीं है। तो उन्होंने बाल विवाह को रोकने के लिए नियम बना दिया कि कम से कम जो लड़कियों की उम्र है वो 14 वर्ष होनी चाहिए और लड़के की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, है ना। तो इसमें ये नियम बन गया। अब इन्होंने बोला कि सती प्रथा पर भी रोक होनी चाहिए, तो ये भी नियम बन गया कि हाँ भाई सती प्रथा भी नहीं होनी चाहिए। अब इसमें क्या हुआ कि कुछ लोगों ने इन नियमों को तोड़ दिया, ठीक है। जैसे एक केशव जी थे, वो इसी समाज के थे, ब्रह्म समाज के। तो उन्होंने उन्होंने क्या किया था, अपनी 13 वर्ष की उम्र की लड़की का विवाह किसी अच्छे घराने में तय कर दिया। अब इससे जो जो ब्रह्म समाज था उसमें फूट पड़ गई कि भाई ऐसे, मतलब हमने नियम बनाया है कि 14 साल, कम से कम 14 वर्ष की लड़की होनी चाहिए, कम से कम 18 वर्ष का लड़का होना चाहिए। अब हमने नियम बनाया, हम खुद ही तोड़ रहे हैं इस नियम को, तो ये क्या बात हुई। तो उन्होंने, जो केशव थे, उन्होंने क्या किया, अपने अपने आप को ब्रह्म समाज से अलग कर लिया। उन्होंने एक और नई संस्था का गठन किया और वो थी वेद समाज, वेद समाज, ठीक है। बिल्कुल विचारधारा दोनों की सेम थी, ठीक है, वेद समाज वालों की भी ब्रह्म समाज वालों की भी, क्योंकि यहीं से कुछ लोग टूटकर कहाँ चले गए थे, वेद समाज में चले गए थे, ठीक है। तो प्रेरित कहाँ से था, ये ब्रह्म समाज से ही था। बिल्कुल नियम और जो विचारधारा थी वो एक ही थी, लेकिन मतभेद किस बात पे हुआ था, इसी बात पे हुआ था कि हमने ये नियम बनाया तो हम फॉलो नहीं करेंगे तो लोग क्या फॉलो करेंगे, है ना। जो जिसने नियम बनाया कम से कम उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आगे की जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, उसके लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ आपसे कि भाई कम से कम मुझे 15 मिनट में ये वीडियो खत्म कर देनी चाहिए, लेकिन टाइम लग जाता है चीजों को समझाने में, मुझे खुद को पता नहीं होता है कि घड़ी में कितना टाइम हो गया है। अब वीडियो लंबी हो गई है, उसके लिए माफी चाहती हूँ। और जो सी टेट की जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और कमेंट कर देना एक छोटा सा, आपको वीडियो कैसी लगी। आपको पढ़ाने में, मेरी पढ़ाने में कोई भी कमी नजर आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, और अच्छा लगता है तो वो भी बताइए, ठीक है। और ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है, अगर आपको ये चीज भी गलत लगती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं कोशिश करूंगी कि मैं जो एक्स्ट्रा चीजें जो बता रही हूँ, जो भी चीजें, उनको कम करके आपको क्वेश्चन और आंसर पढ़ के दे दूं, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।